तो मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की मेलोडी से, जो कि अपने अतरंगी नाम के साथ बर्फ में स्कीइंग कर रही थी। लेकिन तभी इस बर्फ को ये मेलोडी बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए उसने मेलोडी को 4 गुलाटी लगवा दी, जिसकी वजह से उस बेचारी की टांग में कुछ लकड़ियां ऐसे घुस गई मानो मेलोडी ने ही उनसे कहा हो कि ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ घुस जाओ मेरी जांग में। खैर, तब वह बेचारी रेंगते रेंगते एक घर के पास पहुंची, जहां घर के बाहर हमें ये सदमे में खड़े हुए अंकल हेनरी दिखे, जो कि आसपास का जायजा लेने के बाद मेलोडी को ही अपनी वैलेंटाइन बनाकर अपने घर में ले गए, जहां उसको बार बार होश तो आ रहा था, लेकिन उसका विजन जापानीज वीडियो की तरह ब्लर था। जिस ब्लर में ही कहानी थोड़ी सी फ्लैशबैक में आई, जहां में पता चला कि हेनरी कोई मामूली बुड्ढा नहीं बल्कि एक बहुत तगड़ा असैसिन है, जिसने अभी तक अपने 99 टारगेट्स को कंप्लीट किया था। और हाँ, अब उसका 100वां टारगेट एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन ये टकला कैशियर था, जो कि जैसे ही अपने सोना में नहाने गया तो तभी हेनरी ने बड़ी चालाकी और शांति के साथ कैशियर की जिंदगी के नौने पांव बजा दिए, जिसके बाद वो यहाँ से सीधे एक बैंक लॉकर में आया और वहां से अपनी पेमेंट उठा ली। यानी कि अब हेनरी ने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली थी। लेकिन अब जब कैशियर की आलू पूड़ी का प्रोग्राम रखा गया तो वहाँ 2 डिटेक्टिव कैपा और डेविस थे, जो कि डिस्कशन करने लगे कि हम कैशियर के किलर को पकड़ना ही होगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जिसकी वजह से ही इन पर गवर्नमेंट का प्रेशर आएगा कि जल्दी से उस किलर को पकड़ो। लेकिन किलर ने यहाँ कोई सबूत नहीं छोड़ा, एवं उसने गोली भी बर्फ की बनी हुई यूज करी थी ताकि वो बॉडी में जाते ही पिघल जाए। लेकिन क्या करें, इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ेगी, इसलिए इन्होंने यहाँ कैशियर के सबसे खास आदमी ब्रिगलर को बुला लिया, जिससे वही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया कि क्या कैशियर का कोई दुश्मन था, जिस पर ब्रिगलर ने बताया कि कैशियर कोई छोटी मोटी चुज्जी नहीं थी, वो इतना बड़ा बिजनेसमैन था तो जरूर उसके कॉम्पिटिटर, उसके दुश्मन सब होंगे, लेकिन वो कौन है ये कह पाना मुश्किल है। बाकी हाँ, किसी को नहीं पता कि कैशियर का एक बेटा चार्ली भी है, जिसको अगर कुछ हुआ तो ये पूरी प्रॉपर्टी की नीलामी कौड़ियों के भाव में कर दी जाएगी। इसलिए कैशियर ने हमेशा चार्ली को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन में रखा है कि उसको कुछ ना हो। वहीं दूसरी तरफ हमें मेलोडी भी दिखी, जो कि अपना बैकपैक करके कश्मीर की बर्फ का मजा लेने जा रही थी। लेकिन तभी वहाँ नीचे उसका बॉडीगार्ड मैल्कम भी खड़ा था, जिसके अंधेरे में बिल्कुल भी विजिबल ना होने की वजह से मेलोडी यहाँ से भाग निकली। और तब मैल्कम को पता चला कि अरे, रात के अंधेरे में मेरे अलावा मेलोडी भी गायब हो सकती है क्या। खैर, अब यहाँ मेलोडी एक टैक्सी वाले के पास आई, जिसने उसे इस बर्फीले माउंटेन पर छोड़ दिया, जहाँ से आगे जाने के लिए वो एक स्नो मोबाइल रेंट पर लेने पहुंची। तो वहाँ ओनर ने उससे पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है, जिस पर मेलोडी बोली कि काली पहाड़ी की गुफा में। अरे तो मैल्कम के पास जाओ ना। खैर, तब ओनर ने उसे मना कर दिया, क्योंकि वो जगह काफी दूर थी, जो सुनते ही मेलोडी ने उसके मुंह पर थोड़े पैसे फेंक के मारे और स्नो मोबाइल लेकर यहाँ से निकल गई। और उसके आगे आपको पता ही है दोस्तों कि बर्फ ने कैसे इसको 4 गुलाटी खिलाकर सीधे माल्कम की नहीं बल्कि हेनरी की गुफा में भेज दिया था। वैसे दोस्तों, अगर वीडियो में अभी तक मजा आ रहा है तो लाइक कर दो यार। खैर, अब आपके लाइक के साथ कहानी यहाँ प्रेजेंट में आई, जहाँ हेनरी अपने हथियार से मेलोडी की टांग के बीच में फंसी लकड़ी को निकालने लगा। यार, ये मेलोडी को देखकर कोई और ही वीडियो याद आ रही है, इसलिए हम चलते हैं डिटेक्टिव डेविस पर, जो कि कापा के साथ उस खास तरह की बुलेट के सप्लायर को ढूंढ रहे थे। साथ ही कापा ने ब्रिगलर का फोन भी टैप कराना शुरू कर दिया कि हो सकता है वहीं से कोई सबूत मिल जाए। लेकिन कुछ दिन बाद डेविस ने आकर बताया
कि मुझे इस केस से निकालकर दूसरे केस में डाला जा रहा है, तो कापा तुम्हें अकेले ही अब इसको सॉल्व करना होगा। जो सुनकर कापा के मन में तो आया होगा कि ये बुड्ढा कोई काम पूरा ही नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसने खुशी खुशी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि जाओ सर, आप दूसरे केस में अपनी इन्वेस्टिगेशन करो। खैर वहीं दूसरी तरफ हेनरी यहाँ एक हिरन को घर में लेके आया, जो देखते ही मेलोडी को सलमान भाई की याद आ गई। लेकिन फिर हेनरी ने उसे समझाया कि अरे अरे मेलोडी, असल में ये हिरन घायल है और बाहर जंगली भेड़िए इसको घायल से शहीद कर देंगे, इसलिए मैं इसको अंदर ले आया। जो बताकर वो उससे पूछने लगा कि तुम अचानक से इस वीरान जगह कैसे आ टपकी, जिस पर उसने बताया कि मैं काफी टाइम से अपने घर में ही कैद थी, इसलिए मैं चुपके से घर से भागकर यहाँ घूमने आई थी, लेकिन बर्फ ने इसे गौतम गुलाटी खिलाकर यहाँ वापस भेज दिया। खैर तब हमें पता चला कि यहाँ आसपास काफी भेड़िए भी हैं, जिनके लिए ही हेनरी ने अपनी बंदूक रख रखी थी कि आजा भेड़िए, तेरी अय्या मैया करता हूँ। खैर यहाँ दूसरी तरफ मेलोडी को जब प्यास लगी तो वो बड़ी हिम्मत के साथ पानी पीने के लिए खड़ी हुई, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही उसका खुद का रायता फैल गया और वो खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। जिसे बीच यहाँ हेनरी ने आकर उसे बताया कि अभी तुम्हारे पैर में एक और लकड़ी रह गई है, जिसको निकालने के लिए मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था। और ये कहकर उसने मेलोडी की दर्द के मारे जो चीखें निकाली है ना भाई साहब, वो मैं नहीं सुन पाऊंगा भाई। इसलिए अब हम चलते हैं डिटेक्टिव कापा के पास, जिसने जब ब्रिगलर की कॉल हिस्ट्री चेक करी तो उसे मैल्कम का नाम कई बार दिखा, जबकि ब्रिगलर ने मैल्कम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन डिटेक्टिव को नहीं बताई थी। तब यह मैल्कम तो दिन में स्नो मोबाइल वालों के पास पहुंचा, जिसे उसने मेलोडी की फोटो दिखाई। तब उस ओनर ने पहले तो उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन जैसे उसके मुंह पर थोड़े पैसे फेंके गए तो उसने बता दिया कि वो एक स्नो मोबाइल लेकर काली पहाड़ी के पीछे गई है। जो सुनते ही मैल्कम ने उससे पूछा कि तुम्हारी स्नो मोबाइल पर जीपीएस तो लगा ही होगा, उससे मुझे लोकेशन बता दो। लेकिन ओनर ने बताया कि वो जीपीएस बंद हो चुका है। जो सुनकर मैल्कम भी एक स्नो मोबाइल लेकर मेलोडी की डायरेक्शन के पीछे ही निकल गया, जहाँ यहाँ मेलोडी भी थोड़ी थोड़ी चलने लायक होने लगी। इसलिए उसने बाहर आकर हेनरी से बातचीत करनी शुरू करी कि आप यहाँ इतनी दूर अकेले क्यों रहते हो, जिस पर हेनरी ने बताया कि शहर में मुझे आवाजें और लोग परेशान करते थे। जो सुनते ही मेरे दिमाग में तो ये आया कि अरे बुड्ढे, एक साउंड प्रूफ रूम ले लेता, या ठंड में मरने की क्या जरूरत पड़ गई। खैर तो अब अगले दिन डिटेक्टिव कापा कैशियर की बीवी के पास पहुंचा ताकि वो उसे अपना कंधा दे सके। अरे नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचा था, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि ये मैडम तो बहुत बड़ी गजनी है। जो पता चलते ही वो समझ गया कि ये गजनी अम्मा मेरे काम नहीं आ सकती, इसलिए वो कैशियर की घड़ी देकर उससे जाने लगा कि ये घड़ी कैशियर की है तो उनके बेटे चार्ली को दे देना। जो सुनते ही गजनी अम्मा बोली कि चार्ली हमारा बेटा नहीं बल्कि बेटी है। जो सुनते ही कापा के होश उड़ गए कि क्या कह रहे हो मैडम, जिसे मैंने शक्तिमान समझा असल में वो शक्ति वुमेन निकली। खैर यहाँ मालकम मेलोडी की तलाश में आगे बढ़ने लगा, जिसे बीच अंधेरा होते ही उसने किसी रोशनी वाली जगह में जाना सही समझा, जिसके लिए ये भाई साहब एक कैफे में आकर थोड़ी दारू चखने लगे। खैर तो अब अगले दिन हमारी मेलोडी ने जैसे ही हेनरी को बाहर बैठा देखा तो वो यहाँ अपनी सीक्रेट गन असेंबल करने लगी, जिससे हमें पता चला कि अरे ये मैडम तो मार्शल आर्ट की इतनी परफेक्ट आर्टिस्ट है कि इन्होंने हेनरी पर हमला भी एक गन से किया। लेकिन असल में ये हेनरी था ही नहीं, बल्कि ये हेनरी का जाल था जिसमें बेचारी मेलोडी फंस गई, और फंसते ही हेनरी ने उसका बढ़िया इलाज कर दिया। अरे भाई साहब, इसने तो लकड़ी का टुकड़ा निकाल कर पूरी लकड़ी रख दी, इसे कहते हैं पैर भारी करना। खैर तब उसका ऑब्वियस क्वेश्चन आया कि आखिर तुम कौन हो और मेरी आलू पूड़ी के पीछे क्यों पड़ी हो। जो सुनकर पहले तो मेलोडी मौन व्रत में चली गई, लेकिन फिर उसने बताया
कि असल में मैं कैशियर की बेटी हूँ जिसका तुमने हाल ही में मर्डर किया था। जिस पर हेनरी बोला कि उस टकले का तो बेटा था ना, फिर ये बेटी कहाँ से टपक पड़ी। जिस पर मेलोडी ने बताया कि नहीं, मुझे सबसे बचने के लिए ही ये झूठ बोला गया था कि चार्ली नाम का एक लड़का है, ना कोई लड़की। साथ ही उसने बताया कि मुझे तुम्हारा पता ब्रिगलर ने दिया ताकि मैं अपने डैड का बदला ले सकूं। जो सुनते ही हेनरी ने उसे साफ कहा कि देखो, बदला तो भूल जाओ, मैं बस तुम्हें खोल दूंगा और तुम यहाँ से चली जाना। जिसके लिए मेलोडी मान गई तो हेनरी ने उसे खोल दिया। जिसके बाद वो जैसे ही बाहर आई तो सबसे पहले उसने अपने स्नो मोबाइल की जीपीएस ऑन करी, लेकिन तूफान को देखते हुए हेनरी ने मेलोडी को अंदर बुला लिया, जहां उसने बताया कि मुझे जिसने तुम्हारे डैड को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया उसने मुझे कहा था कि तुम्हारे डैड बहुत बड़े फ्रॉडिया है और इसलिए मैंने उसको किल किया। जो सुनते ही मेलोडी ने उससे पूछा कि आखिर वो कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था, तो पता है किसका नाम सामने आया? ब्रिगलर का। जो सुनते ही मेलोडी शॉक्ड हुई कि उनका खास आदमी ही उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने के चक्कर में ये सब प्लान कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ कापा ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन से पता लगाया कि सबके पीछे ब्रिगलर का ही हाथ है। इसलिए जब उसने ब्रिगलर को फोन किया तो ब्रिगलर ने कॉल नहीं उठाई, जिससे कि उसका शक और बढ़ गया। और यहाँ हमारा काला मलकम तूफान के रुकने का इंतजार करने लगा तो तभी उसके फोन पर एक लिंक आई, जिस पर क्लिक करते ही उसकी लोकेशन कापा को पहुंच गई, क्योंकि ये कापा का ही प्लान था ताकि वो मैल्कम तक पहुंच पाए। वारे मैल्कम भाई, किस लिंक के चक्कर में कौन से लिंक पर क्लिक कर दिया। खैर तब कापा ने अपने आदमियों को उस लोकेशन के पीछे लगा दिया, जिस बीच मैल्कम तूफान में ही मेलोडी को ढूंढने निकल गया। जहां शाम होते होते हेनरी के घर की हालत तूफान की वजह से काफी खराब हो गई और अब यहाँ सिर्फ एक ही बल्ब जल रहा था, जो बल्ब भी एक गोली से बुझ गया। तब हमें पता चला कि वाह, रात के अंधेरे में इनविजिबल मैल्कम यहाँ पहुँच गया है, जो कि असल में मेलोडी को बचाने नहीं बल्कि हेनरी के साथ साथ मेलोडी का भी खेला करने आया था, ताकि उसके बॉस ब्रिगलर का प्लान सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन हेनरी भी एक तगड़ा असैसिन था, इसलिए वो यहाँ से निकलकर पीछे से जंगल में आया और तब उसने मैल्कम की गुद्दी में चाकू ही चाकू घुसा दिए। अब अगली सुबह डेविस और कापा मैल्कम को ट्रैक करते हुए यहाँ बर्फ में आ गए, जहाँ स्नो मोबाइल को देखते ही ये समझ गए कि मेलोडी और मैल्कम इन्हें यहीं आसपास मिलेंगे। तब हेनरी भी सुबह होते ही मेलोडी के पास आया, जहाँ उसके हाथ में खून वाला चाकू देखकर मेलोडी थोड़ा डर गई, इसलिए वो हेनरी पर हमला करके यहाँ से भागने लगी। जो देखते हुए हेनरी ने पहले तो उसे रोकने की कोशिश करी, लेकिन जब वो नहीं रुकी तो उसने एक गन लेकर हवा में फायरिंग करी ताकि मेलोडी रुक जाए। लेकिन मेलोडी नहीं रुकी, उल्टा यहाँ कापा वगैरह भी गोली की आवाज का पीछा करने लगे। जैसे बीच मेलोडी के सामने अचानक से हेनरी आया और उसने फायरिंग कर दी, लेकिन वो फायरिंग उसने मेलोडी पर नहीं बल्कि भेड़िए पर करी थी, जो कि मेलोडी की जान लेने आ रहा था। पर इस आवाज से यहाँ कापा आ गया, जिन्हें लगा कि हेनरी मेलोडी को मार देगा, इसलिए उन्होंने हेनरी पर ही शूट कर दिया। ले भैया, हेनरी अंकल 102 रन बना के आउट हो गए और तब मेलोडी वापस शेल्टर में आई, जहां वो देखने लगी कि कैसे हेनरी ने उसकी जान बचाई थी और उसने कभी मेलोडी को मारने की कोशिश नहीं करी। जैसे बीच कापा को ब्रिगलर के कारनामों का पता चल गया और उसने ब्रिगलर को अरेस्ट करवा के ये सारी प्रॉपर्टी मेलोडी के पास ही करवा दी। जिसके साथ ही मूवी की शानदार एक्सप्लेनेशन यहीं खत्म होती है दोस्तों। तो अब अगर आज की वीडियो में मजा आया हो दोस्तों तो लाइक कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब करो यार। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।